बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर और अतराफ व अकनाफ से चंद अहम खबरें जम्मू कश्मीर की शामिल की जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके में जारी इनकाउंटर भी हमारी नज़र रहेगी और जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मी के हवाले से क्या कुछ है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, आल पार्टी मीटिंग यानी कुल जमाती मीटिंग इख्ताम पजीर होने के बाद लीडरान की घर वापसी, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि बैक होम वी आर आंसरेबल। दिल्ली में क्या कहा आपने, जम्मू में क्या आप कहते आए हैं, लेकिन श्रीनगर पहुंचकर आपकी हर बात को नोटिस किया जाता है। यह हम नहीं बल्कि आज खुद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इस बात का एतराफ़ तहरीरी तौर पर किया। जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी खबर थी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग कुल जमाती मीटिंग में सज्जाद गनी लोन की कार में सवार होकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं तो एक बार फिर सज्जाद गनी लोन के साथ ही वो वापस अपने उस जगह पे जाते हैं जहां पे उन्होंने क़याम करना था। लेकिन मामला यहां पर रुका नहीं। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासत इन दिनों जारी है और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में किस लीडर ने क्या कुछ कहा और क्यों कहा, इस पे भी सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई पार्टियां आइडियोलॉजी बेस्ड हैं और कई पार्टियां जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के एतबार से ही देखती हैं। और बहुत सारे लीडरान को याद होगा कि किसी वक्त में जब सरकार चल रही थी तो एक लीडर को पार्टी से और पहले तो मिनिस्ट्री से उसके बाद पार्टी से बरतरफ किया गया। उन्होंने एक वक्त में कहा था कि जम्मू कश्मीर इक्तिसादी तौर पर देखना होगा, सियासी मामलात अपनी जगह है। डॉक्टर हसीब द्राबू के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के घर पर सज्जाद गनी लोन कुछ माह पहले आते हैं और कहते हैं कि मरहूम ख्वाजा अब्दुल गनी लोन के साथ मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के नज़दीकी मरासिम थे, राब्ते थे, जिसका कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा पहुंचना चाहा। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग से अपना सियासी हिस्सा मांगने आए थे। मतलब मकसद उनका साफ था कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग आएँ और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे हेड करें, लेकिन बात बनी नहीं क्योंकि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने अपने साथ तकरीबन 10 से 12 अहम लीडरान थे जिन्हें ज्वाइन करना था। हमने उस वक्त भी बात रखी थी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के साथ 10-12 और लीडरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाद में डीडीसी चुनाव आए और उसके बाद अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बराह रास्त सपोर्ट किया अहलिया मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग यानी सफीना बेग को। उसके बाद वो विराजमान हुई बारामूला से चेयरपर्सन की हैसियत से। मामला यहाँ पे रुका नहीं, उसके बाद लगातार सियासी बयानबाजियां जारी रहीं और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने प्राइम मिनिस्टर के उस कोरम में जहां 14 अहम लीडरान मौजूद थे, डॉक्टर जतिंदर सिंह जो कि मेज़बानी का शरफ हासिल कर रहे थे, वज़ीर ममलिकत पीएमओ, उन्होंने तमाम लीडरान का नाम लिया था जिन्होंने अपनी बात करनी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 लीडर थे लेकिन बोलना एक ही ने था। और जब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का नाम उन्होंने नहीं लिया तो बताया जाता है ज़राए के हवाले से कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने खड़ा होकर कहा कि वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके पास कोई पार्टी नहीं, ना वो किसी पार्टी के सदर हैं, बल्कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें यहाँ बुलाया गया, उन्हें भी बात रखने की इजाज़त दी जानी चाहे। ज़राए के हवाले से इस मौके पर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने कहा है जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है उसमें 35A के हवाले से बातचीत की जा सकती है, लेकिन 370 का मामला जब तक कोर्ट में है, बाबरी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में था, जब तक ये कोर्ट में है तब तक 35A और 371 यानी आर्टिकल 371 एक तजवीज़ हो सकती है। उसके बाद मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग और तमाम लीडरान की जब घर वापसी हुई, इसी दौरान सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हुई और गैर यकीनी सूरत हाल के बीच में हैरानकुन तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने कल तहरीरी तौर पर प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने इस बात का इजहार ख्याल रखा, कहा कि हमारा और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का ज़ाती रिश्ता है लेकिन तंजीमी और सियासी रिश्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का नहीं है, क्योंकि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने खुद एतराफ़ किया था कि वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट के बीचों बीच में ये भी अब मुतालबा सामने रखा जाता है कि जिन लीडरान ने पीएमओ में या प्राइम मिनिस्टर के सामने जम्मू कश्मीर के हवाले से असल हकायक से प्राइम मिनिस्टर को आगाह नहीं किया, उस पर भी अब बातचीत हो सकती है। आगे क्या रुख होगा? मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ करीबन 18 साल गुजारे, पैटर्न की हैसियत से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, लोकसभा मेंबर की हैसियत से। तमाम हमने अपने बढ़ती उम्र में पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और मुज़फ़्फ़र बेग के बीच में इतनी रस्साकशी नहीं देखी, चाहे मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग पीडीपी को छोड़कर ही चले गए। लेकिन कुछ महीनों में अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ रिश्ता उस्तवार ही हो रहा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ने प्रेस रिलीज जारी करके जम्मू कश्मीर की बड़ी सियासी शख्सियत मुजफ्फर हुसैन बेग को अलविदा किया सियासी तौर पर। आगे क्या कहानी होगी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इसी बीच में इस बड़ी सियासी डेवलप के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी नाक़दीन अब ये मुतालबा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में क्या कुछ हुआ, इसका असल खाका पेश किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाजरीन, बड़ी खबर डेवलप हो रही है। जहां हम कल से लगातार यकतरफा स्टोरी चलाते रहे और मुजफ्फर हुसैन बेग के घर से इस बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं आया, अब ताज़ा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, अहलिया मुजफ्फर बेग, सफीना बेग का बयान, पीएमओ ऑफिस में क्या कुछ कहा गया, किसने क्या कुछ कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करती हूं कि फौरी तौर पर उसका फुटेज, उसका वीडियो रिलीज किया जाए। असल हकायक से लोगों को दूर न रखा जाए, उन्हें बाखबर कराया जाए। सफीना बेग ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए 3 अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि पीएमओ चाहे तो वीडियो रिलीज करें, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्दे सरकते नजर आएंगे। किन लीडरों ने अंदर क्या कहा, बाहर कहा, यह आपको सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा अगर ज्यादा लबकुशाई करनी पड़ी तो बहुत सारे लीडर जो हैं उनके चेहरे जो हैं वो काफी परेशान पड़ सकते हैं। पहली बात, पीएमओ वीडियो रिलीज करे, किस लीडर ने क्या कहा। दूसरी बात, 35A का मुतालबा मुजफ्फर बेग ने रखा, कहा जब तक मामला 370 का अदालत में है 35A अवाम के हवाले किया जाए। तीसरी बड़ी बात, जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने कहा हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर में 370 पर जो कानूनी बईद से दूर है, उन्होंने कहा कि वो खुद कानूनदान हैं, उन्हें पता है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इस पर कहीं ना कहीं बहस करने के लिए किन महरकात से गुजरना पड़ता है। पहले सफीना बेग को सुनते हैं पूरी बात को। कोर्ट के सामने बेग साहब ने कहा कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट इसका कोई डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। उमर साहब ने भी कहा हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बीजेपी हमें वापस करेगी 370, तो तब तक आप जो 35A के राइट्स हैं कम से कम वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दीजिए, जिसमें जॉब राइट्स आते हैं, लैंड राइट्स आते हैं। तो ये सजेशंस दी बेग साहब ने। फिर बेग साहब ने फारूक साहब से कहा कि आप लिटिगेंट हैं 370 के हवाले से, आपने एक पिटीशन फाइल किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। जो आर्टिकल 141 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट करती है वो कानून बन जाता है, मुल्क के लिए वो कानून बन जाता है। तो 3 किस्म के मैटर्स होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एक होता है सिविल मैटर, एक होता है क्रिमिनल मैटर। अभी मैंने मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, जब मैंने परसों उनका स्टेटमेंट देखा कि सब जुडिस मसला हो तो हम बात क्यों नहीं कर सकेंगे, तो मुझे बड़ी आई। मैंने कहा इनको तो ये होना चाहिए था, लीगल लिमिनरी है। वैसे जिस वक्त 370 वहाँ पे हो, आई एम सॉरी टू से, जिस वक्त 370 का डिबेट चल रहा था उस वक्त वो खड़े भी नहीं हुए वहाँ बोलने के लिए। होम मिनिस्टर को इंटरप्ट करना था ना, अगर आप इतने बड़े लीगल लिमिनरी हैं। तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं उसके बारे में, जिस वक्त वो सब जुडिस होता है, उसके बारे में किसी पार्टी को आउट ऑफ, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, कोर्ट से बाहर नहीं बल्कि कोर्ट के सामने अपना पॉइंट ऑफ रखना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। जैसे ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला था तो फिर क्या बीजेपी बात नहीं करती थी? बाबरी मस्जिद का मसला था, इट वाज ए सिविल डिस्प्यूट, ऑनरशिप का मसला था बिटवीन 2 पार्टीज, उसके बारे में तो बात कर सकते हैं। इसी तरह क्रिमिनल मैटर्स उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, ये एक लीगल साहब बेग साहब ने उनको बताया कि हम इस पॉइंट को जो है डिबेट इसलिए नहीं बना सकते हैं कि क्योंकि बिकॉज दिस इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक सवाल ये आता है मैम, जो क्या हम 30 साल इंतजार करेंगे? सपोज बाबरी का मस्जिद का मसला 30-40 साल, क्या 30 साल तक जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार करेंगे या 70 साल तक कि हम जी, तब तक आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? कोई प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए ना आपके नौजवान के लिए, चाहे उसके जॉब राइट्स के हवाले से या लैंड राइट्स के जो एप्रीहेंशंस हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस हवाले से कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो चाहिए ना हमें। तो जो सेंसिबल बात करेगा, तो आपको पता ही है जो सेंसिबल बात करेगा, तो क्योंकि पॉलिटिक्स तो चलती ही है हेट रेट पे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो चलती है हिट रेट पे, झूठ पे, ये करो वो करो, उसके खिलाफ बोलो इसके खिलाफ बोलो, उसकी टोपी उतारो इसकी टोपी उतारो। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे ये लगता है कि तमाम 14 के 14 लोगों को एक आवाज़ में वहाँ बात करनी चाहिए थी और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। सफीना बेग, अहलिया मुजफ्फर हुसैन बेग बात रख रही थी 35A के हवाले से, 370 के हवाले से, और उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो वीडियो वो फुटेज रिलीज़ करे और पता चले जम्मू कश्मीर के अवाम को कि किस लीडर ने किस एंगल में बात की जम्मू कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन,
इसी बीच में ये खबर कि जब आप डीडीसी चेयरपर्सन के लिए भी ये खबरें हैं और मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी शायद अब अदम एतमाद की तहरीकें चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल कानून में जब तक अमेंडमेंट नहीं लाई जाएगी तब तक मुझे लगता है कि फ़िलहाल अमेंडमेंट लाए बगैर आप अदम एतमाद की तहरीक को नहीं ला सकते, लेकिन इस पर हमारी नज़र लगातार जारी रहेगी। अब जानने की कोशिश करते हैं रद्द अमल नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बुलाए गए इजलास में तमाम लीडरान ने अपनी बातें रखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बातें रखी और डॉक्टर अब्दुल्ला ने तमाम जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला को आगाह किया। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा सूरत हाल में आपको जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात को समझना होगा। इंतखाबात ठीक है वो वक्त पे होंगे और जब भी होंगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो इक़दामात हैं वो उठाने होंगे। डिलिमिटेशन और बाकी मामलात भी ठीक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 2 साल जिस परेशानी में गुजारे उससे प्राइम मिनिस्टर को इक़दामात उठाने होंगे। अली मोहम्मद सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा, जो लेना होगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेगा मरकज़ी हुकूमत उसको पूरा सपोर्ट देगी। हमारे उमर साहब ने भी कह दिया कि पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन की बात होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में उनका काम है कि बाकी पार्टियों ने अपनी राय दी, फैसला उनको इंक्लूडिंग जो सारे फरिश्ते हैं डॉक्टर फारूक साहब ने, उसने वजाहत के साथ सारा किया कि इस तरह बदएतमादी का शुरुआत 1947-53 से हुई, जब उनको जो शेर कश्मीर को अरेस्ट किया गया। उसके बाद 77 में क्या हुआ, उसके बाद 84 में क्या हुआ, उसके बाद 90 में क्या हुआ। ये सारी बातें कह गई है कि लोगों में बददिली है, लोगों को जमहूरियत पे भरोसा उठ गया है। तो इसको बहाल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो क़यादत है नई दिल्ली की, उनको इनिशिएटिव लेना होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेगा मरकज़ी हुकूमत उसको पूरा सपोर्ट देगी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासी इत्तेहाद कब किन पार्टियों के बीच में होगा, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि दुनिया भर में, मुल्क भर में, ये शायद किसी भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवायती हरीफ होने के बावजूद नज़दीक आएंगे। और बिहार में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, यहाँ तक कि आपने एक ऐसी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाते देखा महाराष्ट्र में, जहाँ पर बिल्कुल जाना जो है तकरीबन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीएजीडी जो एक ग्रुप बना जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दीगर पार्टियां शामिल हैं, आज कांग्रेस को एतराज़ हो गया। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने आज खनाबल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएजीडी ने अपने तर्ज अमल में शायद तब्दीली लाई है या मिजाज में तब्दीली लाई है। जम्मू कश्मीर से क्या कुछ कह के गए थे इकट्ठे और क्या कुछ सुनाया गया वहाँ पर अलग अलग तरीके से। उन्होंने कहा कि पीएजीडी पर लोग तालमेल के फुकदान का भी सवाल करते हैं। उन्होंने कहा पीएजीडी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। गुलाम अहमद मीर के अल्फाज कुछ इस तरह से रहे। बयानात के बाद देख रही है, अब देखो ऐसा तो जो उनका पिछले 2 साल से मौकूफ था, कहीं ना कहीं वो एक स्टैंड पर सारे लोग इत्तेफाक राय से बोलते थे, चाहे जो भी मसले सामने आए। मगर इस 24 के बाद में मीडिया के ज़रिए से हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामर हर एक का अलग अलग है। तो ऐसे में आने वाले दिन में उनका आपस में किस चीज़ पर अनबन है या नहीं है, वो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पता चलेगा। उस पर इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं। क्या इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो किसी न किसी दिन होंगे ही। फ़र्क इतनी है कि जम्मू कश्मीर का अवाम चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी से निजात दिला दो, इस एडवाइजरी और गवर्नरी रूल से निजात दिलवा दो, और जो लोगों की तकलीफ है उनको इजाला करो। उसके लिए तो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस एक। और नाज़रीन, अब बड़े इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के बाद कोविड-19 ने जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी हालत की तकरीबन कमर तोड़ दी है। जम्मू कश्मीर में आज आपको सयाहती मकाम सैयद इरफान फाजिल के साथ लिए चलते हैं गुलमर्ग में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता हैं। हालांकि आप मैदान खाली खाली पाएंगे और कुछ सयाह जो गैर रियासती हैं, गैर यूटी से हैं, उन्होंने तशरीफ़ आवरी करके गंडोला में राइड तो किया, लेकिन यहाँ पर भी आपको 50% की सवारियाँ बिठानी है। और गुलमर्ग गंडोला के आसपास में अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स को देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल सूट वैसे के वैसे पड़े हैं।
काम न होने के बराबर है। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि आर्टिजन्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम से वाबस्ता, कालीन बाफी से वाबस्ता जो लोग हमारे साथ हैं या कंशाल से वाबस्ता लोग जो हैं, उनके लिए किसी न किसी खुसूसी मुराद का ऐलान किया जाना चाहे। मकामी शॉपकीपर्स ने हमारे साथी के साथ बातचीत करते हुए इस बात का इतराफ़ किया कि अच्छे खासे थे और बहुत साल से हमने देखा कि ख़रीदार नहीं आ पाते हैं क्योंकि सयाहों का रश कोविड-19 की वजह से और गाइडलाइंस की वजह से तकरीबन न होने के बराबर। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से फौरी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने की अपील की है। इससे कबल भी हमने इस तरह की जो शॉप्स वगैरह हैं, हैंडलूम्स की हैं और हैंडीक्राफ्ट की हैं, बाकी शॉप्स जो है उन्हें इक्तिसादी तौर पर हमें एम्पावर करना होगा, इनकी मदद करनी होगी ताकि दोबारा ये अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने में कोशिशें कर सकें। क्या आपके काम में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है या स्टिल वही हालत है जो जब कोविड शुरू हुआ था? सर हमारा जो काम है यहाँ पे, ये अराउंड आर्टिकल्स जब से टूटा है तब से ये ख़त्म हो गया है। उसके पहले मतलब थोड़ा था काम, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद कोविड सेकेंड वेव आया, तो इस बिज़नेस में, इस सेक्टर में जो भी है उनको सबको लॉस हुआ है। अपनी अपनी जगह सबको लॉस हुआ है क्योंकि हमारा जो इधर सामान आता है ये विलेजेस से आता है पूरा, जहाँ पे यहाँ पे बनाते हैं, तो उनको भी लॉस होता है, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब कुछ चलता है। पैसा टूरिस्ट का ही आता है कश्मीर में। दिन भर कमाई हो रही है या आपको लग रहा है कि अब कुछ कॉम्पनसेशन की बात होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट की जरूरत है? सर हमको हो गए अराउंड 2 साल इधर, मतलब विदाउट एनी सेल्स और समथिंग। सो अभी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, बट इट इज़ इन द वेरी स्मॉल स्केल्स। वो हम उसको जो रिकवरी करनी है हमारी, मतलब पूरी जो लॉस की, वो नहीं हो पाएगी अराउंड 1 साल तक भी अगर ऐसा काम चला तो, क्योंकि यहाँ पे आधे के लोगों के रेंट के भी शॉप्स है, सो दे हैव टू, मतलब उनको वापस देना पड़ता है, रेंट नहीं चुका पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, आपको लगता है कि दुकान में 4-5 सेल्समैन थे और आपको लगता है कि उनको भी अब कम कर? लॉकडाउन से पहले यहाँ पे 3 शॉप्स थे। एक मेरा शॉप था हिल टॉप में, दूसरा मेरा मार्केट में था और तीसरा ये पे। सो आई हैव टू सेल दीज 2 शॉप्स एंड आई हैव ओनली नाउ 1 शॉप। So from 3 I have went to 1. So मेरे पास अराउंड 10 सेल्समैन थे, so now I have only 1. जबकि इस वक्त हम देखेंगे कोविड-19 पैंडेमिक में काफी सारे शोबे मुतासिर हुए हैं और इस बीच अगर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में आजकल गुजर बसर कैसे हो रहा है, खास तौर पर कितना यहाँ टूरिस्ट है, कितने यहाँ लोकलाइट्स आते हैं। और हमारी भी कोशिश यही रही कि आखिरकार जमीनी स्तर पर आखिरकार जाने की ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। और नाज़रीन, अब डिलिमिटेशन कमेटी के हवाले से बात करते हैं। 6 जुलाई को 4 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमेटी का जो वफद है वो पहुंच जाएगा। देखने वाली बात होगी कि PAGD की तरफ से जो लगातार इस बात पर जोर दिया गया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिलिमिटेशन कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था तब उन्होंने इनकार किया। अब बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि PAGD ने और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें तब्दीली आ चुकी है। और ये जो प्रोग्राम है ये 6 जुलाई से शुरू होगा, 4 दिनों पर मुहित होगा। ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हदबंदी के साथ अब जो असेंबली सीटें हैं उसमें बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पहले यह भी मामला था कि शायद 2026 में पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन का जो नया सिस्टम है वो चालू किया जाएगा, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और कई एक स्टेट्स में यूटीज़ में डिलिमिटेशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी जो अहम ओहदेदार थे उन्होंने अपने उन दौरों को मौखर किया था। उसके बाद नजरें थी कि शायद जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन का जो अपना शेड्यूल है 2026 जो कुछ लोग बताते हैं उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने PAGD मेंबरान को अपनी मीटिंग में बताया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सीटें नहीं बढ़ानी थी, लिहाजा वहां पर डिलिमिटेशन हम असेंबली इंतखाबात के बाद कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में PAGD के लिए अब बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमेटी में हिस्सा लेने के लिए PAGD का रोड मैप क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, इन्होंने अपनी बात करनी है। और एक वक्त था कि जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 पूछे बगैर हमसे खत्म कर दिया गया, लेकिन मौजूदा दौर में 35 से 70 तो खत्म हो चुका है। अब डिलिमिटेशन के कमीशन में अपनी बात किस तरह से रखेगा। एक तजवीज़ ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो वफद है सियासी रहनुमाओं से बात करेगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करेगा और उनका ही फीडबैक हासिल करने के बाद जो बढ़ानी सीटें हैं, जो कैटेगराइज करानी है, उसके हवाले से डिलिमिटेशन कमीशन जो है
फैसला अपने पास महफूज रख सकता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दीगर अहम पार्टियां, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों के अहम ओहदेदारों से डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन की मुलाकात के बाद यह तय पाया जाएगा कि बढ़ाने की सीटों का जो मेरिट है वो किस तरह से होगा। अगर आप जम्मू में सीटें बढ़ा रहे हैं तो कश्मीर में इसका तनासुब कितना होगा, अगर कश्मीर में आप बढ़ा रहे हैं तो वो एरिया कौन सा होगा, कैटेगरी मेरिट कैसा होगा, एसटी की तहत सीटें बढ़ानी है तो आप उसको किस तरह से देखेंगे। ये जवाब होगा सियासी लीडरान का, और जब तक ये मुतमईन होंगे तब तक कमीशन जो है वो अपना फैसला अपने पास महफूज रखेगा। ये इब्तिदा है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम शुरू करेगा। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का वादा है पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इंतखाबात, उसके बाद आपकी सियासी मांगे हैं उनको नजर में लाया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है नारबल इनकाउंटर के हवाले से। नारबल इनकाउंटर में एलईटी का कमांडर हिलाक होने के बाद नारबल में पथराव के वाकयात हुए थे। उसके बाद आईजी पुलिस के बयान के मुताबिक नामालूम शख्स जिसने पथराव किया था नारबल के आसपास में, फौरी तौर पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन फिलहाल ताज़ा तस्वीरें कुलगाम के चिंबर इलाके से। कुलगाम के चिंबर इलाके में मिलिटेंटों और फौज के बीच में इनकाउंटर की खबरें। आज बाद दोपहर खबर मौसूल हुई कि चिंबर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन बिछाया। उसके बाद दावा किया कि 2 मिलिटेंट इसमें अभी तक मारे जा चुके हैं। सीधे चलते हैं, अब अनंतनाग हमारे साथ जुड़ेंगे फिदा हुसैन। फिदा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जानना चाहूंगा क्या अभी तक इस इनकाउंटर के हवाले से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद क्या सूरत हाल है, और क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं? देखिए तजम्मुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर का इस बार जो इलाका है और जो ज़िला है वो ज़िला कुलगाम है, और ज़िला कुलगाम का हल्का इंतखाब जो दमहल हाजीपुरा है, चिमर इलाका एक है। हालांकि चिमर इलाके में बाद दोपहर ये खबर मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इलाके में कुछ मिलिटेंट एक घर में मौजूद है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मुहसरे के लिए पहुंचती है, तलाशी कार्रवाई जो ही उन्होंने शुरू की तो उसके बाद वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में जो हमें खबर मिली कि उसमें 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की जो खबर है, जो तस्दीक है वो हुई है। हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अमन कानून को बाहर रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी जो है उनको चिमर इलाके में पहुंचा दिया गया है ताकि अमन कानून बहाल रहे। सीआरपीएफ की इजाफी नफरी, जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी नफरी जो है उनको वहां पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जनूबी कश्मीर में जब कहीं पर भी, अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे जहां पर चंद दिन पहले ऑपरेशन चला, उस समय एक मिलिटेंट को जो मैं दोबारा जानना चाहूंगा, क्या अभी तक पुलिस ने इसका कंफर्मेशन किया कि 2 मिलिटेंट अभी तक जाम पैक हुए हैं, और सूरत हाल कैसी है कुलगाम चिंबर के इलाके में? देखिए, अगर हम सूरत हाल पे नजर डालेंगे तो सूरत हाल जो है उसी पर मैंने पहले ही बता दिया कि अमन कानून जो कि बड़ा चैलेंज रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जब कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के अंदर जिस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस होती है तो उनकी नजर जो है सिर्फ उसी इलाके पर रहती है, और बाहर जब जो सिक्योरिटी फोर्सेस इजाफी होती है वो सिर्फ अमन कानून को बाहर रखने के लिए, क्योंकि किसी को भी उस जगह जाने की इजाजत नहीं दी जाती है जहाँ कहीं पर भी ये झड़प होती है। लेकिन जहाँ पर 2 मिलिटेंटों की आपने बात की है, क्या इसकी तस्दीक हुई है? लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब हमने अपने ज़राए के साथ बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। जबकि इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, चिंबर के इलाके में क्या ये रिहायशी इलाका है, बगात ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, कितना दूर है ये जब आप दमहल हाजीपुरा कैपिटल की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं? देखिए तजम्मुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस इलाके की टोपोग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी दूर पड़ता है जिला कुलगाम से और दमहल हाजीपुरा से, यानी कि दमहल हाजीपुरा का ये चिमर इलाका है और चिमर इलाका काफी जाना जाता है। और वहां पर अगर उस इलाके की बात करेंगे, रिहायशी इलाके भी है, जंगल इलाके भी है, और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज रहता है कि जहाँ कहीं पर भी इसमें किसी आम शहरी के जख्मी होने की कोई इतला है या फोर्सेस की तरफ से कोई नुकसान? अभी तक इस हवाले से मैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि पहले ही इस तरह से कोई खबर नहीं है, लेकिन मिलिटेंट 2 हलाक होने की खबर है, उसकी तस्दीक होनी बाकी है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि तस्दीक हो चुकी है। पहले नारबल इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चलाया था HMT में मेलूरा के नजदीक,
तो नारबल का जो मिलिटेंट की सफ़ों में नौजवान शामिल हुआ था, लश्कर तैयबा और अब्रार नामी मिलिटेंट कमांडर मारा जा चुका था। उसके बाद आज एक बार फिर कारोबारी इदारे नारबल उनके आबाई इलाके में मुकम्मल तौर पर बंद रहे, जबकि हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ता नजर आया, लेकिन दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारबल इलाके में अब्रार की हिलाकत के बाद, स्टोन पेल्टिंग के वाक़े के बाद कहा था कि एक शख्स जो कि अभी तक उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्स ने पहले ही सर्च ऑपरेशन और बाकी चीज़ों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पहले ही कहा कि जब जब सर्च ऑपरेशन चलेगा, जिसके बाद एहतजाज होगा, पथराव होगा, तो कानूनी कार्रवाई के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे का ये सफ़र यहीं पे रुक गया। जम्मू कश्मीर, देश भर और दुनिया भर की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर रहेगा जारी। अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।